तो इसका मतलब समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ कोलिजन की कंडीशन तो होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं एक कंडीशन, उसको ध्यान से रखना। अगर एक को रोक लूं, एक को, तो दूसरे को दोनों की ज्वाइन लाइन पर चलना चाहिए। जिसमें मैंने इसको रोक लिया, अब हमारी ज्वाइन लाइन तो ये वाली है, इसी लाइन पर मेरी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी, तभी क्या हो सकती है, टक्कर। तो लिखिए कंडीशन ऑफ कोलिजन, हेडिंग कंडीशन ऑफ कोलिजन। इसके अंदर लिखिए relative velocity of one particle, relative velocity of one particle with respect to another particle, relative velocity of one particle with respect to another particle must be along the joining line. Relative velocity of one particle with respect to another particle must be along joining line, must be along joining line. अब आप देखो ये क्यों लिखाया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन आए, धमाकेदार क्वेश्चन आए काइनेमेटिक्स के 2 बार। तो एक क्वेश्चन ये, अब ये आपको पता लगा रही एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है इरोडोव का। बुक होती है आईई इरोडोव, उस बुक में क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 19 है, 19, ये वाला सेम क्वेश्चन वहां से उठ के आ गया। अब क्या है, अगर कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले हम भी नहीं पढ़ाते थे सब चीज। क्या है ये, पढ़ो सवाल को, कुछ भी हवा लग रही है क्या। Two particles A and B move with constant velocity v1 and v2. At the initial moment, their position vectors are respectively कितने कितने, r1 and r2. The condition of particle A and B for their collision is, क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये तो है ही कि अभी जो हेडिंग में पढ़ा रहा हूं आज अभी 15 मिनट, वो हेडिंग वो है जो केवल स्पेसिफिकली 2-3 क्वेश्चनों के लिए है जो आए नीट में। एक तो ये, और अभी अगला आएगा ये वाला मिनिमम सेपरेशन वाला। तो अब होता क्या है, अगर आप बुक से करते हो पीवाईक्यू तो ही ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप यूट्यूब वगैरह से पीवाईक्यू करते हो तो क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को स्किप कर देते हैं। इतने तो हम उन्हें पता है कि जो देखने वाला वो बिल्कुल गंवार है, उसे तो ये भी नहीं पता रहेगा कि 2015 में 5 सवाल आए थे कि एक आया था। वो 2015 का एक क्वेश्चन लेंगे पीवाईक्यू कौन सा, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, और हमें लगेगा हमने 35 साल के क्या कर लिए, पीवाईक्यू काइनेमेटिक्स तैयार, जबकि जो जिसमें समझने वाला पार्ट था वो तो उसने स्किप ही कर दिया। तो हमेशा पीवाईक्यूज कभी भी करो तो किससे करो, बुक से करो। बुक ऐसा धोखा नहीं करेगी, बुक आपके साथ हमेशा सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी YouTube की वीडियो से पीवाईक्यूज करते हैं, मैं बता दूं उसमें यही होता है कि जहां समझने वाला पार्ट होता है उस क्वेश्चन को ही वो स्किप कर देते हैं। अब यही तो काइनेमेटिक्स के कुछ समझने वाला था, अब उसे पता है कि 20 मिनट समझाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो हटाओ इस सवाल को। कोई जो जनता आने वाली है, अगर YouTube के भरोसे वो जी रही है, तो वो तो वैसे ही वो है जिसको कुछ ना कुछ दे दो। इसलिए अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो हमेशा बुक से सवाल करिए, वीडियो से सवाल मत करिए। अब बात करते हैं करे कैसे। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया कि ये कोई पार्टिकल है 1 और ये कोई पार्टिकल है 2। अब ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, r1, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, r2। मुझे निकालना है कंडीशन ऑफ कोलिजन। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी कहीं पर भी हो, लेट सपोज कितनी है, v2, और इसकी वेलोसिटी कहीं पर भी है, लेट सपोज कितनी है, v1। अब मुझे निकालना है कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होगी। कंडीशन यही लिखी रहती, बस इतनी सी कंडीशन है, इसको मैथमेटिक्स खुद सोचनी है। तो हमने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू अनदर मस्ट बी अलोंग द जॉइनिंग लाइन। तो किसी एक को रोक लो, किसको रोकू, 2 को रोक लो। तो 2 को रोकूंगा तो जॉइनिंग लाइन कौन सी हुई, क्या जॉइनिंग लाइन यही हो गई बेटा। अच्छा कौन चलेगा, 1 या 2, 1। तो क्या ये वाला वेक्टर बनेगा, अरे ये बनेगा इनिशियल, ये बनेगा फाइनल। तो इस वेक्टर का नाम क्या लिखोगे आप, अगर आप ट्रायंगल लगाओ r1 प्लस इस वेक्टर का नाम मान लीजिए आपने क्या लिख दिया, डेल्टा r।
बराबर R2। तो डेल्टा R क्या आया? अरे हाँ या ना, R2 माइनस R1। और ये क्या बनता है? 2 माइनस 1 R21। किसके रेस्पेक्ट में ये? तो इसका नाम क्या बनेगा? R21। तो R21 बराबर R2 माइनस R1। किसको रोका था? 2 को। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, वो क्या होगी? V1 माइनस V2। अब क्वेश्चन की जो हिंदी है लैंग्वेज, उसके हिसाब से क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी की दिशा, रिलेटिव वेलोसिटी की दिशा बराबर हो ज्वाइनिंग लाइन की दिशा। अब याद करो, वेक्टर में डायरेक्शन कौन बताता है? वेक्टर या उसका यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी मानी है? V12। तो V12 का यूनिट वेक्टर बराबर होना चाहिए R21 के यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका, तो यहां क्या लिखोगे? V12 अपॉन V12 का मैग्नीट्यूड, यहां R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को ओपन कर लो, ये क्या बनेगा? V1 माइनस V2, और नीचे V1 माइनस V2, और क्या लगा लो? मॉड। इधर बताओ, R2 माइनस अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड। एक बात ध्यान रखना, यहां क्या आया है और यहां क्या आया है? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि किसको रोका है आपने? तो चलेगा कौन? 1। तो 1 चलेगा तो ये वाला वेक्टर आएगा ना। तो क्या है आंसर? ये। और देखो ये आंसर, इसमें कौन सा है? तभी हो पाएगा ना जब सीखा हो। इसलिए एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली केवल इसी के लिए करवा रहा हूं, क्या पता रिपीट हो जाए। तो लिख लो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कंडीशन ऑफ कोलिजन में ये चेप दो। अपन ने किया इसी लाइन से, लाइन यही काम आएगी कंडीशन, इसी से इसकी मैथमेटिक्स करिए बस। हर तो माइनस लगा ले, समझा नहीं? वो बिल्कुल सही बात है, इसे मैच नहीं करा। यहाँ क्या है? यहाँ 1। तो जब यहाँ 2 है तो यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ क्या है? तो यहाँ क्या है? माइनस कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो तो एक ही बात है। बड़े तूने 2 को रोका है ना, उसने किसको रोक लिया? 1 को। नया चैप्टर आज थोड़ी शुरू होगा। एक हेडिंग रिवर बोट, उसको मैं छोड़ूंगा और वो आपको मैं एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा। तो एक्स्ट्रा आना है आपको कब? संडे को, आधा घंटा 1 घंटा। सब में छोड़ी मैंने वो हेडिंग। बुक है किसका? 8:30 से पहले रख लेंगे। मुझे तो मात्र आधा घंटा चाहिए। 8:30 से 12:30? कहाँ जा रहे हो? कौन सी क्लास, कौन सी सर है? 11 ना, वो कोई बात नहीं, वो मैं सेटल कर लूंगा। लेकिन वो हेडिंग छोड़ के कल क्या स्टार्ट कर देंगे अपन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चौदह से 15 लेक्चर में एनएलएम खत्म हो जाएगा विद फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा अगर ऐसा नहीं हो कि एक को रोको दूसरा उसकी लाइन पर चले, अगर उसकी लाइन पर चलेगा तो निश्चित क्या हो जाएगी, टक्कर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सवाल में क्या पूछेगा, ये ऐसे बगल से निकल जाएगा। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब उनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा। तो सवाल की वैरायटी दो होती है इनमें, अगर उसी लाइन पर चलेगा तो टक्कर हो जाएगी, और अगर उस तरफ नहीं चलेगा तो जैसी सीधी सी बात समझ, तो बोलो कि एक पार्टिकल जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, यहां रोक ले इसको, चल रोक ले, और ये जा रहा है इधर, क्या होगा, क्या होगा, जब ये ऐसे जाता रहेगा एक मोमेंट तो ऐसा आएगा जब इससे इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, मिनिमम। टक्कर हो जाएगी तो मिनिमम सेपरेशन जीरो, और टक्कर नहीं होगी तो क्या पूछेगा वो, मिनिमम सेपरेशन। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए मिनिमम सेपरेशन बेस्ड। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, देखो मिनिमम सेपरेशन बेस्ड, मिनिमम सेपरेशन बेस्ड। वो करा देंगे, वो पार्टिकल घूमने वाला नहीं कराया, करा दिया। पार्टिकल में घूमने वाला पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ना। अब देखो एक क्वेश्चन है, पहले वो नीट वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा, पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल रेस्ट पर है ओरिजिन पे, ये ए वाला पार्टिकल रेस्ट पर है ओरिजिन पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, और दूसरा पार्टिकल है इधर 5,0 पे, बी वाला, और वो इधर चलना शुरू करता है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है -4i कैप +3j कैप। 22 का सवाल है, जेईई मेंस 22 का, ये ऐसे दे रखा है। तो पूछा ये है, देन लिखो क्वेश्चन में, देन क्वेश्चन बना लो डायग्राम। दो पार्टिकल है ये, एक ए और एक बी। ए वाला तो रेस्ट पर है, चल ही नहीं रहा है, बी वाला इस कोऑर्डिनेट पे और ऊपर जा रहा है, तो ये माइनस तो दिखा रहा है ये वाला कंपोनेंट, और प्लस वाला कहां ले जा रहा है, ऊपर। तो पूछा गया देन फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन एंड द टाइम व्हेन मिनिमम सेपरेशन अकर्स। फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन and the time when minimum separation occurs, and the time when minimum separation occurs. Minimum separation occurs। अब देखो एक बार अगला फिर आपको करना है, क्या अप्रोच क्या है, क्या टक्कर हो रही है पहले समझो। क्यों, अगर इसको रोका हुआ है जो कि इसमें सवाल में है ही, तो ज्वाइनिंग लाइन कौन सी है, ये वाली, तो निश्चित इसको कहां चलना चाहिए था, इधर, लेकिन ये कहां जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब देयर हैज टू बी सम मिनिमम सेपरेशन। अब हमें लगता है मिनिमम सेपरेशन तो यही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स कहती है कि किसी लाइन से किसी पॉइंट का मिनिमम सेपरेशन हमेशा क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि अगर आप आगे जा रहे हो तो डिस्टेंस तो हर जगह से है, देखो डिस्टेंस तो हर जगह से आ रही है, तो मिनिमम डिस्टेंस किसको बोला जाता है, परपेंडिकुलर को। किसको बोला जाता है बेटा, परपेंडिकुलर को। तो सर अप्रोच क्या है, तो अप्रोच होती है किसी एक को रोक लो जो कि इस सवाल में ऑलरेडी रुका हुआ है। तो अब अगर मैं इसको रोकूं तो ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है सर इस डायरेक्शन में, तो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हो गया लेट सपोज ये, तो अल्टीमेटली तो मुझे ये डी निकालना है, तो मुझे इस ट्रायंगल का सहारा लेना है। ये एंगल भी कितना हो गया, 90। अरे हाँ या ना। अच्छा ये एंगल तुझे दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि ये कितना है, 4, ये तो ये एंगल कितना आएगा,
4 के साथ एंगल हो गया ना। अरे ये एंगल क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 3। अरे भाई ये वेलोसिटी की का एक्स एक्सिस एंगल नहीं निकालना जानते क्या तुम? ये वाली वैल्यू कितनी है 4 और ये वाली वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आएगा 3/4, 37 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को हम नीचे बना लें तो ये एंगल 37, ये दूरी 5 और ये डी निकालना है। क्या डी का निकालना मुश्किल है? अब तो कैसे पता लगाएं? ये जो 90 डिग्री का एंगल जिनके बीच में होता है वो होते हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो सामने क्या हुआ हाइपोटेनस। एक काम करते साइन लगा देते हैं। तो साइन 37 बराबर परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर सामने वाली अपॉन हाइपोटेनस कौन हुआ 5, तो क्या बनेगा d/5। तो d की वैल्यू क्या आ गई 5 साइन 37, कितना आ गया 3 मीटर। अरे मुश्किल है कि आसान है? आसान। एक ट्रायंगल का यूज करना है हमेशा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, क्या पूछा है? वो टाइम जब ऐसा होगा। अच्छा कब होगा ऐसा? जब ये पार्टिकल कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए। अरे ऐसा कब होगा? जब ये बी वाला कहां जाए, इस वाले पॉइंट पर लेट्स सपोज कहां जाए सी। तो एक्चुअली मुझे बी सी चलने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। अरे बोलो। तो टाइम टू कवर बीसी वो क्या होगा, डिस्टेंस बीसी बाय स्पीड अलोंग बीसी। बोलो स्पीड अलोंग बीसी। अच्छा बीसी की दूरी कितनी आएगी, ये भी निकालना पड़ेगा अब ट्रायंगल से। वैसे दिख रहा है कि ये 5 है, तो ये कितना आएगा, तो ये अपने आप 4। तो ये दूरी कितनी हुई 4। और बीसी के अलोंग वेलोसिटी पूरी तो है, कितनी, इनका मैग्नीट्यूड 5। अरे हाँ या ना, आंसर कितना आ गया 0.8 सेकेंड। ये वाला पॉइंट सर दोबारा समझा दो एक बार। देखो दोबारा, मिनिमम सेपरेशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर दूरी। तो सबसे पहले किसी एक को रोकना था लेकिन इसमें रुका हुआ है। फिर हमने देखा कि ये इधर जाएगा तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस ट्रायंगल का यूज करना है। अब इस ट्रायंगल के यूज के लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं रिजल्टेंट से निकाल लूंगा। फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया तो ये मैंने डी मान लिया, ये 5 है ये 4, तो सॉल्व करने पे ये 3 आ गया। तो ये मिनिमम सेपरेशन तो 3 है। लेकिन सवाल ने दूसरी चीज पूछी कि टाइम कब होगा जब ऐसा होगा। तो सच्चाई में तो ये कहां जा रहा है इधर, तो इधर से जब ये इधर पहुंचेगा वो वाला टाइम निकालना है। अब अगर ये मैंने बताया टाइम के लिए क्या होता है, जिस तरफ की दूरी उसी तरफ की स्पीड। ये दूरी कितनी है 4, स्पीड भी कौन सी आएगी यही वाली। ये पूरी कितनी है 5। बेटा ये तो वेलोसिटी है। अरे यार क्या बात कर दी है तूने। चलिए अब ये तो सिंपल केसेस जो जेईई मेंस 2022 में आया है ये क्वेश्चन। अब जो हमारे नीट में आया है उसमें तो क्या हुआ भाई साहब, ये भी चल रहा है। ये चल रहा है तो पहला काम इसे रोकेंगे। लिख लो इसको। वो क्वेश्चन निकालता हूं जो नीट में। अभी दोनों क्वेश्चनों के लिए दोनों हेडिंग पढ़ानी पड़ी है। क्या पता इससे पहले नहीं आया उसके बाद ना आए, लेकिन एक बार तो आ ही गया। हाँ कॉन्सेप्ट है दोनों में। मिनिमम सेपरेशन कब पूछता है, जब वो दोनों एक के अलोंग ना चले। अगर चल जाते तो टक्कर हो जाती, और टक्कर हो जाती तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाता। चलिए अब वो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको जो नीट में आया है इसका भी। AIPMD 2015 में, एक्चुअली गलत है 16 में आया था। वो 16 वाला जो पेपर भयानक था ना उस साल का क्वेश्चन है। सुनिए क्वेश्चन क्या है। अ शिप इज मूविंग
westwards. With speed 10. And a ship B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A is moving northwards. मतलब एक तो कहां जा रहा है? वेस्ट में, और एक कहां आ रहा है? ऊपर. With a speed of 10 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम सीधा ही क्या पूछा है? टाइम. अच्छा, जब भी टाइम निकालना पड़ेगा तो मिनिमम सेपरेशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा. तो टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट. तो सबसे पहला काम, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे डायग्राम बनाते हैं. चलिए साथ दीजिए मेरा. पहला कह रहा है कि कहां है एक शिप? वेस्ट में. वेस्ट कहां होगा? इधर. कितने चल रहा है? 10 से. बहुत बढ़िया, बेहतरीन. है ईस्ट में चला गया क्या मैं? बिल्कुल, मैं ईस्ट में चला गया. मैं दूसरे किनारे से देख रहा था. अरे अर्थ की ओमेगा कहां पे कहां होती है? अर्थ की ओमेगा कहां से कहां घूमता है अर्थ अपनी एक्सिस पे? वेस्ट टू ईस्ट. ये बहुत बेहतरीन सवाल बच्चे ने मुझे पूछा कि सर वो तो डिपेंड करेगा ना किस पोल से देख रहे हो. जबकि इसका आंसर हमेशा क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट. अरे यार, कोई चीज जैसे घूम रही है तो तू ऊपर से दिखेगा तो वो क्लॉकवाइज दिखेगी, नीचे से दिखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज. खैर, 10 किलोमीटर पर से चला गया. इससे 100 किलोमीटर नीचे एक और है जो कहां जा रहा है? साउथ में है. और कहां जा रहा है? नॉर्थ. इसी तरफ जा रहा है, ऊपर ही. कितनी स्पीड से? सेम स्पीड से. ये शिप भी है. तो बताइए शॉर्ट डिस्टेंस कम होगी. पहले बताइए क्या ही मिलेंगे? कैसे पता लगा मिलेंगे? किसी एक को रोक लो. अगर मैं इसको रोक लूं, तो अगर मैं इसको रोक लूं तो ये तो किस पे हो गया? रेस्ट पे. और इसके वेक्टर को उल्टा करके इसमें ऐड करूंगा तो ये कहां जुड़ेगा? इधर 10. तो 10 और 10 इनका रिजल्टेंट 10√2. कहां? बीचों बीच. मतलब अगर ये रुका हुआ होता, अगर ये रुका हुआ होता तो ये पार्टिकल कहां जाता हुआ दिखता? इधर. अरे अगर ये रुका हुआ होता तो कहां जाता दिखेगा? इधर. और जाना कहां चाहिए था? इधर. तो क्या ये मिलेंगे? मिनिमम सेपरेशन आएगा. मिनिमम सेपरेशन. और मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. लेट्स सपोज कितना? डी. उसने तो क्या पूछा? ये बी मान लो, ये मान लो, ये क्या मान लो? सी. इसको चलने में टाइम. हमसे तो क्या पूछा गया है? केवल टाइम. और टाइम क्या आएगा वापस से? डिस्टेंस कौन सी? वीसी अपॉन स्पीड भी अलॉन्ग वीसी. बहुत बढ़िया. अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालो? इस ट्रायंगल का सारा लो तो ये एंगल मिल जाएगा क्या? ये 10, ये 10, तो ये एंगल तो 45. अरे यार, ये एंगल क्या आएगा बेटा? 45. दिस एंगल इज 45. तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो चाहे मैं यहां बना लेता हूं इसको. हाँ, ये है ए, सॉरी ये है बी, ए सी. ये एंगल 45, ये दूरी 100. और मुझे निकालनी कौन सी दूरी है? बीसी. वैसे दिख रहा है यार, ये 45 तो ये भी 45, दोनों सेम ही आएंगी. कैसे निकालूं? साइन लगा दो. साइन लगाने से कोई फायदा नहीं है, कॉस लगाओ. कॉस 45 बराबर बेस. अब इसके सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर. तो ये क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना? 100. तो बीसी कितना आ जाएगा? 50√2. अरे 100/√2. अरे ये कितना होगा? 1/√2 इंटू 100. तो √2 से 100 कटेगा कटेगा 50√2. तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 50√2 अपॉन स्पीड कितनी है इस तरफ? स्पीड स्पीड 10√2. साफ. क्या है आंसर? 5 घंटे. क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था. लिखो, विद क्वेश्चन लिखो.
होमवर्क किए थे? हुए सवाल कुछ? सी भी नहीं हुआ? एक पहला एक ही तो क्वेश्चन है उसमें, ऐसे ही तो क्वेश्चन है एक शिप वाला, ये वो भी अब हो जाएगा वो। तो जो नीट में है वो बल्कि टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों चल रहे हैं। जो जेई में आया उसमें तो क्या एक रेस्ट पे था। तो अगर आप काइनेमेटिक्स के अपने नोट्स आपने पूरे बनाए हैं, तो अगर आप वो रिवाइज करेंगे तो भी आपको काइनेमेटिक्स में मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। लेकिन मैं बार बार फिर भी बोलता हूँ कि केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सवाल जरूर करें। आप खुद देखना बेटा, टेस्ट में आप उस टॉपिक को ज्यादा बेहतर माइंड सेट से सॉल्व करते हैं जिसमें आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए होते हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि यार आपने काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कम किए हो और मान लीजिए ऑप्टिक्स से ज्यादा किए हो, और दो क्वेश्चन में से एक पिक करना हो तो ऑप्टिक्स का ही पिक करेगा। ये ही तो कॉन्फिडेंस है। दिमाग पहले से कहता है कि यार इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कर रखे हैं अपन, ये तो हो जाएगा। और काइनेमेटिक्स केवल तो थ्योरी पढ़ के गया है तो क्वेश्चन करने से पहले कांप जाएगा, यार ये तो मैंने किया ही नहीं है, कहां से हो जाएगा। पहला जो थॉट है वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम से कम हर चैप्टर में 60, 70, 80 सवाल जरूर करें, अपार्ट फ्रॉम होमवर्क। मतलब मॉड्यूल ईएलपी के अलावा भी 50 क्वेश्चन आपके पास नए होने चाहिए उस चैप्टर के। उसके बाद आपका दिमाग लगता है। आपको समय लगेगा इसमें, समय तो लगेगा ही बेटा, टाइम तो लगेगा ही, इसमें कोई शक थोड़ी। घर पे टाइम मैनेज करना पड़ता है सर, सब्जेक्ट बहुत सारी है। अब ये तो सब चीजें हैं, ये तो रहेंगी, इन्हें थोड़ी बदल सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए आगे, नोट, NOTE, नोट में लिखिए नोट में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखिए, path of one projectile with respect to another projectile। ये नोट नहीं किया क्या? ये तो हो गया ना। path of one projectile with respect to another projectile is a straight line, is a straight line, is a straight line। अब ये अपने आप में नई चीज लगती है कि मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल है, किसी u1 स्पीड से फेंका है और किसी θ1 एंगल पे फेंक दिया होगा। एक और प्रोजेक्टाइल है, ये u2 से फेंका किसी θ2 एंगल पे। मैंने मान लिया, नाम देता हूं A B। अच्छा, मैंने मान लिया कि एक बॉल को कहां फेंका है, ऊपर, ये कोई C वाला है। और डी पर मैं मान लेता हूं कि कोई गाड़ी है वो इधर जा रही है किसी स्पीड v से, ये डी मान लिया मैंने। ऐसे मैंने 4 ऑब्जर्वर लिए हैं, मतलब इन सब पे मैंने चीटी बना दी है। चीटी दिख रही है सबको, एक चीटी का नाम A, एक चीटी का नाम B, मतलब इनको ऊपर चीटी बैठी हुई है। तो पहला मैं आपसे पूछूं, पाथ ऑफ A एज सीन बाय B, कि B अगर देखे A को तो A का पाथ कैसा दिखाई देगा। अच्छा, अभी ग्राउंड से इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक। पाथ पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन। अभी ग्राउंड से यही हो रहा है। अब हम इसके रेस्पेक्ट में इसको देखना चाहते हैं, तो हमें लग रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में ये भी थोड़ा टेढ़ा ही चलेगा। पर टेढ़ा में भी कैसे चलेगा, सीधा।
या टेढ़े में बेंड होता रहेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सर अगर आप मुझे ये बता दो, क्या बता दो कि ए 0 है, क्या है ए, तो वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो पाथ केवल एक ही हो सकता है, कौन सा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अरे भाई ये तो मैंने बताया था आपको, इफ एक्सेलरेशन इज 0 तो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ना क्या बदल सकती है, डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड। तो ऐसा कब हो सकता है, जब पार्टिकल किस में चले, स्ट्रेट लाइन में। तो जरा इस पे देख ध्यान से, इस पे नीचे क्या लग रहा है जी, इस पे, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ए रिलेटिव 0, और ए रिलेटिव 0 तो वी रिलेटिव कांस्टेंट, और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब तुम तो वो समझो काइनेमेटिक्स तरह, वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी कांस्टेंट केवल कब हो सकती है जब पाथ स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको क्या दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन। अब वो अलग बात है कि स्ट्रेट लाइन ही ऐसी दिखेगी, जरूरी थोड़ी यही स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। हाँ, दोनों में फर्क क्या है, अगर कई सवालों में ऑप्शन आड़े टेढ़े लिखे रहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। ऑब्लिक मतलब टेढ़ी, टेढ़ी, और कोई फर्क नहीं। ये वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हेलो, नेक्स्ट। अब तुमको सोचना, मैंने समझा दिया तुम्हें, अगला वाला पाथ का तुम बताना आंसर। पाथ ऑफ बी as seen by C स्ट्रेट लाइन ही तो लगेगा। अरे इसमें भी नीचे क्या लग रहा है जी, तो सेम फंडा है, रिलेटिव 0 तो भी रिलेटिव, तो ये भी कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन। ये पचेगी नहीं बात, लेकिन होगा यही, क्योंकि हमको लगता है स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। थर्ड और अच्छा बताना अब, पाथ ऑफ कौन है, डी as seen by C एग्जैक्टली दिस इज पैराबोला, पैराबोलिक लगेगा। क्योंकि लॉजिक सोचो तो, इसकी वेलोसिटी क्या है इधर, किसको तो कौन देख रहा है, तो सी वेलोसिटी को उल्टा करके इसको देगा। अरे यार, अब सी को वेलोसिटी कहां मिलेगी, नीचे। अब ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, तो रिजल्टेंट कहां है, कहीं बीच में। तो इसको क्या लगेगा, इसका पाथ कैसे जा रहा है, नीचे। और इधर भी है और इधर भी है, तो पूरा ट्रैवल केस नहीं हो गया, दोनों तरफ क्या है, वेलोसिटी। और इस तरफ क्या लग रहा है हमेशा, जी। और इधर सोच के एक प्लेन ऊपर जा रहा है, अरे कार नीचे जा रही होगी, तो तू प्लेन से जब कार को देखता है तो क्या लगता है, कार कहां जा रही है, आगे, और कार कहां जा रही है, नीचे। कभी प्लेन में बैठे ही नहीं है, ना कार देखी ना प्लेन देखा। क्या बात समझ में आई, हाँ बेटा, हाँ उल्टा कर ले, तो भी तो जी कहां लगा, ऊपर, ऊपर लगा, इसका मतलब ऐसे है ना। अब वेलोसिटी है इधर और ए है इधर, ए कांस्टेंट है लेकिन दोनों के बीच में एंगल 0 नहीं है, तो कैसा भी क्या बनेगा, पैराबोलिक। अरे मैंने लिखा था स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स जब पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल, कि ए अगर ए के दो केस है, ए 0 ए कांस्टेंट जब होता है तो कितने पॉसिबल पाथ है, 2, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। क्या ए कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ए 0 आ रहा है कि कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट। और कहां आ रहा है, इसको रोकूं, जी कहां लगाएगा, ऊपर। तो क्या वेलोसिटी के साथ जी का कोई एंगल है, हाँ, और जब एंगल होता है तो क्या बनता है, पैराबोलिक। और अगर एक ही लाइन में आते तो स्ट्रेट लाइन। हाँ, सेकंड का पाथ ऑफ बी एज सीन बाय सी, हाँ ड्रॉ करें तो सी के रेस्पेक्ट वो देखना पड़ेगा ना, इसकी वेलोसिटी ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है। अगर मैं मान लेता हूं, डेटा लेके चलूं कि मान लीजिए को डेटा लेके चलते हैं कि इसकी इस तरफ वेलोसिटी है कितनी, 20, और इसकी इस तरफ वेलोसिटी कितनी है, 30, और दूसरा पार्टिकल है उसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है, 10।
तो अब इसके रेस्पेक्ट में अपन इसका पाथ देखना चाहते हैं, तो पहली बात तो होगा क्या, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों का ए रिलेटिव 0। अरे तुम तो पाथ किसे देखा करो, ए से, दोनों ग्रेविटी है ना, ए रिलेटिव तो बी रिलेटिव कांस्टेंट, तो हमेशा पाथ स्ट्रेट लाइन है। अब ये पूछा स्ट्रेट लाइन में कौन सी वाली बनेगी, तो चेक कर लेते हैं। ये वाला कितना, ये वाला, इसको रोक लूं, रोकूंगा तो 10 कहां दिखेगा, नीचे, तो एक कहां दिखा 10, 30, तो कहां लगेगा, ऐसा। तो इसे क्या लगेगा, ये कैसे जा रहा है, सीधा ऐसा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। हाँ तो 20 कैंसिल हो गया ना 10 से, तो नेट क्या बचा, अच्छा 10 ऊपर बचेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 10 नीचे, तो नेट क्या बचेगा, 10 ऊपर और 30 नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इसे क्या लगेगा, ये कैसे जा रहा है, सीधा ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। हाँ अगर मान लीजिए ये भी 10 ही होता, तो अब इसके रेस्पेक्ट में 10 कहां, नीचे, 10 से 10, तो इसे क्या लगेगा, एकदम सीधा आ रहा है। अरे आया समझ में। और अगर मान लीजिए ये किसी गाड़ी में रखा हो, कितनी खूबसूरत बात देखो, ये गाड़ी में रखा हो और कहां फेंकी बॉल, ऊपर, और उस टाइम पर गाड़ी कितने चल रही है, 30 से, तो आप सोच जैसे कि ऊपर उठेगी बॉल, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी रहेगी कितनी, 30 ऊपर, इसमें इधर कितनी है, ऊपर, इसे क्या लगेगा, किसमें, रेस्ट पे है। इसे क्या लगेगा, ये रेस्ट पर है। नेक्स्ट, कैसे करें सर, समझ नहीं आई बात। ये दो लिखाते ठीक है, ये आपने गलत लिखा दिया, आई बात समझ में। नेक्स्ट नोट, हाँ बेटा बोल, मैंने एक और करवाया इसमें, पाथ ऑफ सी एज सीन बाय बी, path of C as seen by B, स्ट्रेट लाइन ही तो आएगा। अच्छा पाथ ऑफ सी एज सीन बाय डी एक तो, अब सी का तो डी के रेस्पेक्ट में वो है पैराबोलिक। अरे मैंने किसको माना है, डी का सी के रेस्पेक्ट में, अच्छा सी का डी के रेस्पेक्ट में पैराबोलिक, क्योंकि दोनों में क्या बचेगा, ए। एग्जैक्टली अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बच रही है, वैसे तो नॉर्मली कौन सी बोलो हमेशा, ऑब्लिक। अब अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, उसका मतलब उस सवाल ने कोई ना कोई क्या तरीके होंगी, वैल्यूज, बिना वैल्यू के हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट लिखिए नोट नंबर 2, अब इसमें इतना डाउट नहीं आएगा, तुम जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हो। नोट 2, तो ये ध्यान में, ये एक्सेप्ट नहीं होती बच्चे को बात कि पैराबोला को पैराबोला देख रहा है, पैराबोला को, लेकिन दिखेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पैराबोला पैराबोला मतलब नहीं है, गणित से समझो, ए रिलेटिव कितना आएगा, 0। हाँ अगर मान लो कभी कोई हवा हवा चलती रहती तो फिर अपने आप आंसर अलग, क्योंकि ए रिलेटिव क्या हो जाता, फिर चेंज हो जाता। लिखो आगे, नोट नंबर 2, if two balls are projected from same level, same horizontal level, two balls are projected from same horizontal level, two balls are projected from the same horizontal level, from the
same horizontal level, then if they collide, their vertical velocity must be same. If they collide, their vertical velocity must be same. जो आज ये सब चीजें पढ़ाई है ना किताबों में मिलेगी ना किसी के नोट्स में मिलती है, लेकिन सब चीजें काम की हैं। क्या बोला मैंने? अगर दो बॉलों को हॉरिजॉन्टल लेवल सेम पे से फेंका जाए, जैसे मान लीजिए यहीं से एक बॉल को फेंक दिया ऐसे यू और एक को यू, ये अब ये केस भी बन सकता है, यही बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो अगर वो दोनों क्या कर रहे हैं, तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सर ये समझ में पॉइंट तो याद रहेगा, लेकिन सर कैसे थोड़ा समझाएं? तो बिल्कुल समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी बिल्कुल समझा दूंगा। सोच ये वाला पॉइंट अपने मन से मान ले कितना 10, और ये वाली वेलोसिटी कितनी मान ले 20। ये एक पार्टिकल है, अरे पैराबोला को तोड़ लिया, ऐसे यहां का पैराबोला भी तोड़ लो, मान ली ये वाला कितना है और ये वाला इधर कितना है 40। अब बताइए इनमें टक्कर होगी कि नहीं होगी? तो सर टक्कर के लिए आपने जो सिखाया वो सीखते हैं। आपने सिखाया किसी एक को तो दूसरा उसी की तरफ चलना, तो किसको रोके? सर बी को रोक लो। ठीक है साहब रोक लेते जनाब। ये रुक गया तो सारी वेलोसिटी इसको उल्टा मिलेंगी, तो 10 कहां मिलेगा नीचे, 40 कहां मिलेगा पीछे, सॉरी 40 कहां मिलेगा आगे। क्या लग रहा है 10 से, तो क्या हुआ होगा नेक्स्ट पिक्चर में, ये किस पे पड़ा हुआ है रेस्ट पे, तो दोनों की जॉइनिंग लाइन कौन सी हुई यही वाली, और ये चल भी कहा रहा है इधर, टक्कर होना तय है। मगर वो टक्कर कब हो पाई जब इससे ये कटा, और ये कब कटेगा जब पता लगेगा। सोच अगर ये 10 की जगह कितनी हो जाती तो ये कितनी 20, उल्टा करता तो इसको क्या लगेगा 10 से कहां जा रहा है 40 से 60 से आगे, तो ये कहीं ऐसे निकल जाएगा। फील आनी चाहिए बात, रटा तो मैं कॉन्सेप्ट को समझो कि क्यों दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर भैया सेम नहीं हुई तो वर्टिकल वर्टिकल कटेगा नहीं। तो लिख लो, डायग्राम बना लो उसमें एक, कि ऐसे बना लो, दोनों का सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो डिस्टेंस क्या मानिए अपने सेम। मान लीजिए ये वाला u1 से जा रहा है θ1 एंगल पे, ये जा रहा है u2 से θ2 एंगल पे। मैंने ये नहीं कहा कि u1 u2 बराबर होना चाहिए, मैंने कहा है दोनों की वर्टिकल सेम होनी चाहिए। तो uy1 that must be equals to uy2, that is u1 sin θ1 is equal to u2 sin θ2। है समझ में आ रही है बातें? क्या याद रहेंगी? एक क्वेश्चन इधर से पक्का है मेरा टेस्ट में आना इधर से, क्योंकि कोई चीज कहीं मिलेंगी नहीं आज के लेक्चर्स में से, क्योंकि आज के लेक्चर में गणित कम है और फिजिक्स ज्यादा है। क्वेश्चन है अभी, एक बॉल यू से फेंकी ऊपर, एक इधर फेंक दी 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर। If they collide, find u। क्या बेटा? हाँ हॉरिजॉन्टल लेवल भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इफ दे कोलाइड नहीं, अब उसमें क्या होता है वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो तो हमेशा टक्कर हो जरूरी नहीं है, लेकिन टक्कर होगी तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी सेम, दोनों अलग बात है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम हुई तो गारंटी टक्कर हो, लेकिन टक्कर हुई होगी तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम, यही बताऊंगा मैं, देखना। हाँ इफ दे कोलाइड फाइंड यू। अब इसमें तो सिंपल के समझ में आना चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टी बताओगे तुरंत हो जाएगा।
हॉरिजॉन्टल लेवल सेम, पहले चेक कर लेना हॉरिजॉन्टल लेवल सेम, तो क्या लगाऊंगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो पूरा की पूरा u है, और इसका वर्टिकल क्या आएगा 20 sin 37, तो u बराबर 20 इंटू 3/5, तो u आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो वो तो अपने आप ही आएगी, अपोजिट नेचर की हो ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। अगर मान लो इधर 10 हो इधर 40 हो तो भी तो इसको रोकेंगे तो इधर ही जाता हुआ दिखेगा, पीछे वाले की ज्यादा होनी चाहिए। चले भाइयों, ये हॉरिजॉन्टल में दोनों की सेम हो जाए तो वो रुकेगा, रेस्ट पे लगेगा ना एक को दूसरा। अरे तू ही कहना चाह रहा है ना भाई, जैसे मान लो ये बी है और ये ए है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनके बीच की दूरी मैंने दे रखी 10 मीटर, क्या दे रखी है 10 मीटर, एक है इधर 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर, और एक है इधर 30 मीटर पर सेकंड से 53 पर। पहले देखिए क्या एक कोलाइड होंगे, कोलिजन आएगा क्या इनके बीच में, कोलिजन टक्कर होगी क्या, टक्कर का कैसे पता लगता, वर्टिकल वेलोसिटी सेम, वर्टिकल सेम है क्या, सेम है। अरे मेरी तरफ क्या दिख रहे हो, इस तरफ देखना है, तुम मेरे को दिख रहा है, मास्टर बोल देगा नहीं तो अपन नहीं बोलेंगे, मास्टर बोलेगा सही तो सही बोलेंगे। क्या दोनों की वर्टिकल सेम है, तो निश्चित ही में टक्कर नहीं होगी। तो लिखो सवाल क्या है, विल द कोलाइड थोड़ी है, सवाल लिखिए, फाइंड आउट द टाइम व्हेन horizontal separation is 0, find out the time when horizontal separation is 0। यही तो सोचना है, जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। देख इस वाले केस में दोनों के बीच में एक्स में दूरी, लेकिन वाई में तो है। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि बच्चा क्या सोचता, सुनना, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 हो तो क्या निश्चित टक्कर होगी, लेकिन अगर टक्कर हुई है तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 होगा। क्या बोल गए आप, ये रिवर्स नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि टक्कर हुई होगी, सॉरी टक्कर नहीं हुई होगी तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बचे। ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा वाला केस हो, क्या टक्कर हुई है लेकिन अब एक के ऊपर एक आ गया तो इनके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो गया, इसका मतलब एक्स की दूरी 0। हाँ अगर टक्कर हुई है तो निश्चित साइड तभी हो सकती है जब इसका एक्स और इसका एक्स क्या आ जाए सेम। तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 है, कतई मतलब नहीं है नेसेसरली कि कोलिजन हो। अगर कोलिजन है तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन या वर्टिकल सेपरेशन दोनों 0। अरे टक्कर ही हो जाएगी तो दोनों का सेपरेशन 0 ही तो हो जाएगा। तो कैसे करें, हॉरिजॉन्टल में कौन चला रहा है केवल वो देख लो, हॉरिजॉन्टल में कौन चला रहा है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितना चलना है 10, और हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, टाइम निकाल दो। तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 करना है तो किसी एक को रोक लो, इसको रोक लिया, सर इसको रोक लिया तो क्या करूं, इसको रोका तो हॉरिजॉन्टल में फोकस कर, केवल फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल। क्यों कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में फोकस बताइए, क्योंकि हमने पूछी कौन सी बात है हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या होगा 20 cos 37 दैट इज 16,
और ये वाला 18। तो अब हो क्या गया सवाल? सवाल सिंपल हो गया। ये चल रहा है 18 से, ये चल रहा है 16 से, दोनों के बीच की दूरी 10। बताओ टाइम कितना लगेगा कि 0 दूरी हो जाए? तो इसको रोक लेते हैं। इसको रोका तो 18 भी स्थिर मिलेगी। अरे एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव तो हो गया ये। तो टाइम क्या आएगा? 10 बटे 18 और 16 24 34। क्या हुआ? तो टाइम कितना आएगा? 5 बटे 17 सेकेंड। हाँ बोल, क्या हुआ? पूछ। अरे मैंने गलत करा दिया क्या? नहीं, मैंने तो सही कराया है। क्या तुम्हें समझ में आ गया? क्या जरूरी है हमेशा पार्टी का इधर ही चले? इधर भी आ सकता है। इधर जाएगा तो उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट भी कहाँ आएगा? आगे। तो फिर उल्टा करके ऐड करेंगे तो वो कहां जाएगा? पीछे। रिलेटिव देखिए ये बना हुआ है ना, प्रोजेक्टाइल तो बना रखा है इस पे भी। तो वो तो होना ही चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल 0 ही नहीं हो पाएगा। चले हेडिंग लिखिए, रेन मैन प्रॉब्लम। अब 2 हेडिंग बची है, तो रेन मैन हमारी लक्ष्य है कि आज खत्म हो जाना चाहिए। फिर क्या बचेगा? 20 मिनट का रिवर बोट। रेन मैन। तो मैं आपसे सिंपल बात पूछूं, बताइए हम छाता कहां रखते हैं? बैग में रखते हैं। बहुत बढ़िया। अरे जहां से बारिश आती है, जहां से बारिश लगती है, ये तो अलग अलग शब्द हैं। बारिश आती है, बारिश लगती है। बारिश है किसी की, वो छाता है किसी के पास? छाते से समझ में नहीं आएगा, सिर्फ माहौल के लिए है, पहले बता दूं। तुम सोचो कि छाते से समझ में आएगा, नहीं आएगा। बोला ना, मैं तो उससे भी ले लेता, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तुम्ही को पड़ेगा। हाँ जी। देसी है ये तो। अब देखो, मान लो बारिश सीधी आ रही है, मैं ऐसे कैसे खड़ा हूं सीधा, छाता कैसे रखूंगा? एकदम सीधा। लेकिन मान लीजिए मैं भागना शुरू कर दूं, या मैं बाइक पे हूं, बारिश एकदम कैसी आ रही है? सीधी, और मैं बाइक पे जा रहा हूं इधर, तो क्या छाता सीधा रखूंगा? कभी आपने देखा हो तो जो बाइक राइडर होता है, उसके पीछे जो बैठ रहता है वो सेफ रहता है, क्योंकि उसके आगे वाला उसके लिए छाते का काम कर रहा है। बाइक भी नहीं देखेगी। साइकिल पे नहीं होता ऐसा? साइकिल पे भी होता है, क्या बात कर रहा? तू इसको बैठाना भाई, राइडर थोड़ी सी लेंथ भी ज्यादा हो तो फायदा है ना। तो उससे क्या होगा, वो प्रोटेक्शन हाउस की तरह काम करेगा। अब उसमें क्या हो रहा है? छाता कैसे रखता? अगर उसके पास एम्ब्रेला होता तो वो छाता सीधा नहीं रखेगा। छाता पर बारिश तो कैसी आ रही थी? सीधी। तो हम छाता कहां रखते हैं? जहां से बारिश आती है, जहां से बारिश लगती है। लगती है। तो आना और लगना अलग अलग बात है। अरे आना मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और लगना मतलब मेरे रेस्पेक्ट में। जब मैं रुका हुआ हूं तो छाता एकदम सीधा, जब मैं चल रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में कहां रही है? इधर। तो छाता का रखूंगा उसके अपोजिट। तो यही बात बस सबसे अच्छी समझ में आनी चाहिए कि वी कीप एम्ब्रेला अपोजिट टू द वीआरएम। वीआरएम क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो लिखिए पहले, तो इसमें 3 चीजें काम आएंगी। वी आर काम आएगा। वी आर इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ रेन। साथ साथ लिख लो, हेडिंग है रेन मैन प्रॉब्लम। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी को बोलेंगे एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल वेलोसिटी। दूसरा काम आएगा वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और तीसरा यहां काम आएगा वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन।
velocity of rain with respect to men. अच्छा, VRM का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना बेटा। बहुत बढ़िया, VR माइनस VM। तो फॉर्मूले का सहारा कब लेंगे, जब हमें क्या पता हो, कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म पता है आई कैप जे कैप, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा सीधा क्या लगाओ, फॉर्मूला। और कुछ होगा तो हम वेक्टर से सवाल सॉल्व कर देंगे। फिर नीचे पॉइंट लगाकर लिखना, ये स्टार लगा के, वी कीप अम्ब्रेला ऑपोजिट टू VRM। भाई मेरे रेस्पेक्ट में बारिश यूं आ रही है, तो छाता इसके जस्ट क्या रखूंगा, अपोजिट। सिंपल सवाल लिखिए, रेन इज कमिंग वर्टिकली, ये यहीं पड़ी हुई थी कि तू लाया था। रेन इज कमिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कितने नुकसान हुआ, 200 का कि 150 का, 150 वाली है, लिखो 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 लिखो, V3, rain is falling vertically downwards with 5 km/h. A bike is moving horizontally. A bike is moving horizontally. A bike is moving horizontally with speed u along east in such a way that rain appears to him, मैंने वो कितनी लिखी, with speed u along east in such a way that rain appears to him. रेन उसको अपियर दिखनी चाहिए कितने पे, रेन appears to him लिखिए 37 डिग्री, 37 डिग्री from vertical 37 डिग्री, 60 डिग्री करो, 60 डिग्री from vertical with speed 10 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल अलोंग वेस्ट, लिखो एंगल पूरा कहां हुआ है, वर्टिकल में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल अलोंग वेस्ट। अब क्या पता है क्या नहीं पता, ये देखो पहले तो किलोमीटर पर आवर में है वो, 10 किलोमीटर पर आवर कर लो, सवाल बनाते तो ये दिक्कत आती है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर, यू निकालना है, फाइंड यू। मेरा कहने का मतलब क्यों इतना है, मुझे बताइए, क्या बताइए, ये बताइए कि वर्टिकल को नॉर्थ माने या वर्टिकल माने, मतलब वर्टिकल को जे माने या के माने,
क्या नॉर्थ है इसमें? जब नॉर्थ नहीं है तो वर्टिकल को जे मानो या के। अगर नॉर्थ और वर्टिकल दोनों हो तो एक जे होगा और एक के होगा। ये क्या बोल रहे हो आप? प्लेन का फर्क आ गया ना बेटा। अब मैं बोलूं ये क्या है? ईस्ट वेस्ट। ये अब ये नॉर्थ ये है कि ये है? ये डिपेंड किस पे करेगा? प्लेन पे। अगर ये प्लेन ऐसा है तो ऊपर नॉर्थ, और अगर ऐसा है तो ये नॉर्थ और ये वर्टिकल। क्या बात समझ में आई? तो वर्टिकल के लिए आप आजाद हैं, उसे जे माने या के, जब तक क्या नहीं दे रखा हो नॉर्थ और वर्टिकल। हाँ, अगर नॉर्थ भी लिखते सवाल में और वर्टिकल भी लिखते तो वर्टिकल कौन सा होगा? के कैप, और नॉर्थ कौन सा होगा? जे कैप। अब इस सवाल को करिए। यहां क्या पता है? अपीयर्स टू हिम मतलब क्या पता है? वी आर एम। वी आर एम बराबर क्या होगा? वी आर माइनस वी एम। यहां मुझे क्या पता है? अरे क्या पता है? वी आर पता है, कार्य वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जे मान लेते हैं, -5 जे कैप। और मुझे वी एम निकालना है, और ये मैं वेक्टर से निकाल सकता हूं। कहां बोला है इसने? वर्टिकल से 60 डिग्री पर, किस तरफ? अलोंग वेस्ट। कितनी स्पीड है इसकी? 10। तो ये कितना आएगा? -5, और इधर 5√3, और दोनों किस में आएंगे? नेगेटिव में। तो कंपोनेंट फॉर्म क्या लिखोगे इसकी? -5√3 आई कैप और माइनस का 5 जे कैप। ये समझ में आया कि ये क्या किया मैंने? मुझे एलएचएस पता था और मुझे क्या निकालना है? आरएचएस। ये कैसे पता लगा कि एलएचएस पता है कि आरएचएस? पढ़ो सवाल को, पढ़ो सवाल को। A bike is moving horizontally with speed along east in such a way that rain appears to him. Appears to him के अंडरलाइन करो, इसका मतलब कौन सी स्पीड हुई? रिलेटिव। रेन appears to him, ये रहा। और ये कैसे बनाया? ये मैंने वेक्टर में सिखाया थे कंपोनेंट कैसे करते हैं। 37 डिग्री नहीं, 60 डिग्री कहां से? वर्टिकल से। किस तरफ? वेस्ट की तरफ। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 5, और ये 5 रूट, और वेक्टर फॉर्म में दोनों ही कहां है? नेगेटिव में है, तो नेगेटिव लगा दिया। अब काटा पेटी में जाओ, 5 से 5 गया, तो वीएम अपने आप किसके बराबर आ गया? 5√3, और वीएम को ही क्या माना है? यू, 5√3 आ गया। किसका कंपोनेंट? हाँ, वो एक ही बात है, वो मुझे फॉर्मूले से कराना था। ठीक। अब दो केस पॉसिबल हैं, या तो रेन सीधी आ रही हो या रेन टेढ़ी आ रही हो। दोनों केस में हम क्या निकालना चाहते हैं? वी आर एम। दोबारा सुनो, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? दो चीज निकालना। वी आर एम किधर से आ रही है और वी आर एम कितनी आ रही है। मतलब हमें क्या क्या पता होगा? वी आर और वी एम। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? अरे क्या निकालना चाहते हैं? वी आर एम, ये लक्ष्य है। और वी आर एम के अकॉर्डिंग ही हम ये बता पाएंगे छाता कहां रखना है। अब दो केस है बारिश के, बारिश एकदम या बारिश टेढ़ी आ रही हो। तो पहला केस है केस 1, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। पहला केस, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो पहला केस, उसके अंदर भी मैं बोलूं पहला केस तो क्या आदमी रुका हुआ ही है। वीएम कितना है? 0। अब अगर आदमी रुका हुआ है, बारिश कैसे आ रही है? एकदम सीधी। तो ये कौन सी स्पीड हुई? वीआर। नाम लिखना आना चाहिए इसमें बस केवल। ये क्या है? वीएम। वीएम कितना है? 0। हम अम्ब्रेला कहां रखते हैं? वीआरएम के अपोजिट। तो पहले क्या निकालना है? वीआरएम। वीआरएम क्या होगा? बोलते रहो, वीआर माइनस वीएम। वीएम क्या है? 0।
तो इस वाले केस में तो VRM वही होगा जो VR होगा, मतलब क्योंकि आदमी रुका हुआ है, तो जब जिसमें छाता कैसे रखेगा बंदा, एकदम सीधा, जहां से बारिश आ रही होगी उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि इस वाले केस में बारिश का आना या बारिश का लगना दोनों सेम बात है, तो ये तो कोई केस ही नहीं होता। अब दूसरी बात है कि अगर आदमी भाग रहा हो आगे, इसकी आगे की तरफ स्पीड कितनी है VM, और बारिश कैसे आ रही है सीधी VR, तो अब बताइए छाता कहां रखना है, ये है फंडा। तो सिंपल समझिए पहले हो क्या रहा होगा, मैं इसको बोल रहा हूं, इसको इस चित्र को तुम्हें निकालना क्या है, और मैं बोल रहा हूं VRM को निकालने के लिए आपको करना क्या है, VR, क्या इससे बेहतर इसे ऐसे लिख दूं क्या, क्योंकि जोड़ना थोड़ा सा आसान है, VM को क्या करूं और उल्टा करके जोड़ दूं। तो इसको पार्टिकल बना लेते हैं समझने के लिए, बस इसको समझने के लिए मैं क्या बना रहा हूं, पार्टिकल, क्या बना लूं कि ये आदमी पार्टिकल है और ये दो ऐसे एक्सिस बना दूं, समझना मेरी बात आराम से, वेक्टर से कर रहा हूं, ये हो गया पार्टिकल आदमी। अच्छा बारिश कहां रही है नीचे, तो इधर से कहां मुझे कहां जोड़नी है, टेल जोड़नी है, तो हेड जोड़ रहा है ना, तो हेड खींच के कहां निकाल दिया, बाहर। सर VR तो यूं आ रही है, आपने नीचे क्यों बना ली, वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि मुझे जोड़ना कौन सा लॉ से अच्छा आता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ में अगर कैसे जोड़ते थे, टेल टू टेल, जब टेल टेल मिलती है तो रिजल्टेंट निकालना ज्यादा आसान होता है, हर चीज में वेक्टर है, मैंने वेक्टर ही छोड़ा था सर। चले आगे, फिर क्या बोला मैंने, अभी तो कुछ बनाया नहीं है, VM कहां है आगे, उसे कहां बना लो पीछे, और तुम तो VM ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो खुश रहे। PR कहां है, अब भूल जाओ कुछ माइनस VM, तो दो वेक्टर है, इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट कहां आएगा, बीचों बीच नहीं आएगा, ये गारंटी नहीं है, कहीं बीच में आएगा, और इसका नाम क्या होगा, और इसका यहां से एंगल थीटा, इसको अगर पीछे बढ़ा के देखें तो यही तो क्या हो गया VRM, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो यहां मैं देखूं तो बारिश आ रही होगी सीधी, लेकिन इसे लगेगी कैसी टेढ़ी, तो इसे अम्ब्रेला कैसी रखनी पड़ेगी, इसके अपोजिट, कितने एंगल पे, थीटा पे। क्या मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोल रहा हूं, अरे बोलो सर, ये थीटा यहां कैसे चला गया, वेक्टर वेक्टर, तो कैसे निकालोगे VRM, दो चीज निकालनी है, क्या क्या, VRM और थीटा, VRM और बताओ VRM क्या होगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब इनके बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो VRM का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, VR का स्क्वायर VM का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये थीटा कैसे निकाल सकता हूं, रिजल्टेंट का, VR से एंगल ही तो है, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कौन है, VM, और बेस VR। सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया तो फिर दोनों को रट लो, यही आएगा, सीधी आ रही हो तो VRM ये होता है, ये एंगल होता है, टेढ़ी आएगी तो वो एक केस वो भी करा दूंगा, मगर क्या समझ में आया मैंने क्या किया, इसको अगर मैं प्रैक्टिकल में समझे तो हो क्या रहा होगा, जरा सोचिए कि आदमी कैसे आ रहा होगा, आदमी चल रहा है, और बारिश चल रही है सीधी, आदमी कहां चल रहा है आगे, तो वो कर रहा होगा, वेक्टर बना के देखे तो ये हेड है, अरे ये क्या है, हेड है, तो आप टेल से जोड़ना जानते हो एक्चुअली, तो हेड है ऐसे, ये हेड है, तो ये कौन आ रही है VR, आदमी कहां जा रहा था, अब यहां से लगाना, आदमी कहां जा रहा है आगे, अपन ने क्या कर दिया उसको उल्टा, तो वो इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्ट कहां आएगा बीच में, अब इसको ही पीछे दिखेगा तो आगे तो लगाना पड़ेगा, तो ऐसे होता है जब हम आगे चलते हैं, दूध दूध लेने जाते हैं तो छाता कैसे रखते हैं आगे, अगर बारिश कैसी आ रही हो सीधी,
वो अलग केस है कि रियलिटी में बारिश सीधी कम दिखती है क्योंकि हवा होती है, तो हवा बारिश को थोड़ा क्या कर देती है, टेढ़ा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या याद रहेगा? सर मैं इसे कैसे याद रखूं? बताइए कैसे याद रखोगे इस केस को? इस केस को कैसे याद रखोगे? ये चित्र याद होना चाहिए। वापस भूल जाओ, चित्र बनाना सीखो। जब चित्र बनाना सीख गए तुरंत क्वेश्चन होंगे। वापस बनाइए चित्र। मैं बोल रहा हूं तुमसे, सबसे पहले क्या ड्रॉ किया करो, वीआर। बारिश कैसी है, सीधी, तो पहले वीआर ड्रॉ किया करो। ये वीआर रहा सर। आदमी मान लो वेस्ट में जा रहा है, कहां जा रहा है, तो तुम कहां बनाओ, ईस्ट। ये हो गया वीएम। अब इनका रिजल्टेंट ही तो क्या बनेगा, माइनस वीएम है नहीं, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, वीआरएम। तो वीआरएम की वैल्यू सीधी, अरे इनके बीच का एंगल 90, तो वीआर का स्क्वायर प्लस वीएम स्क्वायर का अंडर रूट। और सर ये एंगल थीटा, अच्छा ये जो थीटा वर्टिकल से है यही तो वो थीटा है जो छाते के लिए बनेगा। तो ये थीटा कितना निकालोगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वीएम और ये वीआर। कुछ याद नहीं रखना। दोबारा क्या बनाना आना चाहिए, फोटो, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब सेकंड केस क्या बने कि रेन ही किस पे आ रही हो, थीटा एंगल पे आ रही हो, तो लिखो रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा। ये हाँ ये तो बना लो। पहला केस मैंने लिया है ना, रुका हुआ है, मैंने लिया ही केस, तो क्या आदमी किस पे, रेस्ट पे है। तो आदमी जो रेस्ट पे है तो मैन की वेलोसिटी 0 होगी। सर मैंने तो फॉर्मूले रट लिए, देखो मैं आज इसी पे क्वेश्चन कर दूंगा। आप क्वेश्चन दोगे, मैं पीछे पलट के चेक कर लूंगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है और तुरंत सबसे पहले आंसर दूंगा। क्या होगा उससे, कोई इंप्रेस नहीं होगा। पहली बात तो हमें लगता है ना कि हम जल्दी देंगे तो शायद मास्टर इंप्रेस हो जाए, कोई और इंप्रेस हो जाए, कुछ नहीं होता। क्योंकि इंप्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा, सिलेक्शन तो कोई नहीं करा पाएगा। एसएचएम कुछ भावनाएं व्यक्त नहीं की जाती, केवल दिल में रखी जाती है। चले आगे। हाँ दूसरा केस लिखिए, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा। रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा। आज तक रेन का सवाल नहीं आया है, क्यों नहीं आया है ये मुझे क्या पता। रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा। रेन इज फॉलिंग एट एंगल थीटा। मान लीजिए कि रेन अब खुद तिरछी आ रही है ऐसे किसी एंगल थीटा पे। अब वही केस कि आदमी चल रहा है, तो आपको मैंने क्या बताया, आपको तो बस चित्र बनाना है। आदमी को क्या बनाओ, पॉइंट, और ऐसे दो लाइन ड्रॉ करो कंपोनेंट के लिए। बारिश कैसे आ रही है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, वीआर। लिख लो चाहे इस लाइन को, कोई शर्म नहीं है इसमें। सबसे पहले वीआर बनाओ। अब मैं देखता हूं ना वीआर ही ऐसे बनाते हैं, एरो कहां लगेगा, नीचे लगेगा। भाई बारिश ऊपर कैसे जाएगी, तो थोड़ा डायग्राम से बनाना बस। हाँ अब देखो आदमी कहां जा रहा है, मान लीजिए इधर जा रहा है, तो तुझे कहां बनाना पड़ेगा, पीछे। तो मान लो तूने ये बनाया कि इसका डायग्राम, वेलोसिटी ऑफ, मैं पीछे लगा लो माइनस से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वीआर कहां है, वीआर आ रहा है यहां से
थीटा एंगल पे। हाँ, तो ये आएगी ऐसे थीटा पे, तो इधर किस पे आ गई ये थीटा पे। ये कौन है वी आर, ये थीटा। अब कुल मिला के इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या बनेगा, वी आर एम। लिख लो, पहले एक काम करो ना, ये सब चीज तो बाद में समझ में आ जाएगी, लिखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए बात करूं तो इस तरीके से ये कहीं बीच में क्या आएगा इनका रिजल्टेंट। अब वो इधर भी आ सकता है, वो सीधा भी आ सकता है, और वो इस तरफ भी आ सकता है। ये डिसाइड किससे होगा, बारिश तो फिक्स है, किससे डिसाइड होगा, आदमी की वेलोसिटी से। यही नहीं समझ में आया। अरे ये वी आर है, ये वी एम है, इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में सर यहां भी आ सकता है, यहां भी सीधा भी आ सकता है, इधर इधर सारे केस पॉसिबल है। और डिसाइड किससे होगा, आदमी की स्पीड से। अब जैसे मैं लिखा रहा हूं, अपने तो बहुत सिंपल सा केस है कि कैसा दिखे, एकदम सीधा। रिजल्टेंट कैसे बने, सीधा। तो सीधा कब बनेगा, जब इधर वाला और इधर वाला कैंसल आउट। वो बहुत आसान केस है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने वेक्टर सीखा है। भूल जाओ ये सब, अपन समझते हैं कि केस लेके चलते हैं कि बारिश कैसे आ रही है, टेढ़ी। तो वैल्यू मान लो, क्या मान लो, कितनी मान लो, मान लो आ रही है 50 आ रही है, 50 ज्यादा हो गई क्या, 15 मान लो। तो मान लो 15 का ये वाला कंपोनेंट क्या आ रहा है, तो इसको हटा लो। 15 का ये वाला कंपोनेंट क्या होता, वी आर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, वी आर लेट सपोज वो कितना है, फिक्स कर देते कितना 10, और नीचे कितना है वी आर साइन थीटा। तुम जिंदा तो हो इसका मतलब। और इधर क्या आएगा वी एम, वेरिएबल कौन है वी एम, और इनका रिजल्टेंट इन तीनों का वेक्टर सम। मान लो वी आर कितना है, धीरे धीरे चल रहा है आदमी, इस केस को समझना। ये केस कैसे हो रहा होगा, बारिश कहां से आ रही है, पीछे से, क्योंकि कैसे ली थी मैंने, ऐसे ली है ना, बारिश यूं आ रही है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तेज भाग रहा हूं, स्लो भाग रहा हूं, छाता यहां रखूं, यहां रखूं, या यहां रखूं। जब बारिश सीधी आती है तो केवल कहां रखना होता है, आगे कहां रखना होता है। लेकिन जब बारिश कहां आ रही हो, एंगल पे, तो आप यूं भी रख सकते हो। डिपेंड किस पे करेगा, वीएम पे। अब वैल्यू ले ली कितनी 10, मतलब मुझे बारिश कहां आगे लग रही है, आगे कितने से लग रही है 10 से, बारिश में चल रहा हूं कितने से 5 से। तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 5 कहां, इधर। और नीचे कुछ फिक्स है, मान लो इसको कितनी मान लो 10 ही मान लो, ये तो फिक्स है ना, कितनी ये। तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, और इधर आएगा तो पीछे देखूं तो छाता कहां रखना पड़ेगा, पीछे। कहां रखना पड़ेगा, पीछे। अब सोच में और तेज भागा, और भागो, मान कितनी हो गई ये 7, तो इनका रिजल्टेंट कहां, इधर। तो ये कितना है, कितना हुआ 7 हुआ ना, कितना हुआ 3, ये तो ज्यादा कहां हुआ इस तरफ। तो छाता वर्टिकल से थोड़ा सा कहां रहा है, पास, क्योंकि रिजल्टेंट कहां होता है, हमेशा बड़े वाले की तरफ। सोच मैं इतना तेज चल रहा हूं कि ये और ये बराबर, नहीं समझा। बारिश का आगे वाला कंपोनेंट 10, और मेरे भागने की वजह से पीछे का कंपोनेंट 10, तो 10 से 10, बारिश एकदम सीधी और छाता एकदम सीधा। और तेज भागा, 15 हो गई। अब क्या होगा, 5 कहां 10, रिजल्टेंट यहां, अब छाता आगे। मुझे पता है कि रेनमैन समझाना मुश्किल होता है, मुझे यह भी पता है कि रेनमैन का सवाल कराने के लिए केवल केस कराना है, फिर मैं सब चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने फिर बताया कि हमेशा यह सोच के नहीं पढ़ाया जाता कि सब गधे हैं। कोई तो ऐसा होगा जिसको समझ में आ रहा है कि केस क्या है।
हमारे लेवल पे केवल कौन से केस, तेरे सारे मॉड्यूल ईएलपी के क्वेश्चन एक ही केस पे, कौन से, सीधा वाला, तो उसमें क्या हो रहा होगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो रही हो। पर तुझे समझ में आना चाहिए कि बराबर वाला केस एक स्पेशल केस है। अरे ये कितना है, मान लो ये 10 है और ये भी, तो इससे कट गया ना ये, तो एकदम बारिश सीधी लगेगी, सीधी आ रही होगी, सीधी लग रही होगी, लग रही है। तो अपने लेवल पे तो केस केवल कौन सा है, व्हेन, इसके बाद बनाओ व्हेन VRM इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तुम समझो, जब VRM कैसी हो, मतलब कहां नहीं हो, हॉरिजॉन्टल बनाओ, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। तो बनाना है इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बनाओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बताओ इसका ये वाला कंपोनेंट VR cos थीटा, ये वाला तो हॉरिजॉन्टल कौन हुआ, VR sin थीटा, किसके बराबर, VM। तो यहां से दो ही चीज तो निकालनी होती है, एंगल और स्पीड। तो ये कितना आ गया, VM बाय VR, ये तो आ गया sin थीटा। ये वो एंगल है जिसपे चलने से बारिश एकदम सीधी। अब हमें ये भी निकालना है कि VRM कितना होगा। सोचो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये जो बचा होगा वही तो क्या बचा होगा, VRM। तो इस वाले केस में VRM कौन होगा, VR cos थीटा, और यहां से क्या मिल जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, cos। कुछ कुछ बात समझ में आई। चलो अब ये तो वो केस खत्म, अब सवाल करना है, दोबारा समझाता हूं एक समरी स्लाइड बना के, कि आपको अगर एक कुछ समझ में नहीं आया तो आपके सवाल तो नहीं रोकने दूंगा, सवाल का मेरे पास तरीका है। अरे ये यही सिलेबस में आता है, मतलब अपने एम्स के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो एम्स में एक ही 2 बार क्वेश्चन आया रेन का, दोनों बार वर्टिकल डाउनवर्ड आया, इसलिए वही केस डाल रखा है। बाकी तो तू देखा पूरी रेंज समझ में समझा दी मैंने, तो कुछ और भी आ गया यही करेगा, तेज भगा देगा। और मतलब पता है तेज जब भगाता है तो 30 नीचे भी बन सकता, 30 पीछे बन सकता है और 30 आगे। सोच ये वाला कम होता तो रिजल्टेंट आगे, तो फिर एंगल आगे बनता, और ये ज्यादा होता तो रिजल्टेंट पीछे बनता। तो 30 इधर भी हो सकता है और 30 इधर भी हो सकता है, 30 2 बार आ सकता है इस वाले केस में। खैर सर ये तो है हमारा तरीका, का सवाल करने हो तो कैसे करेंगे, सवाल के लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं, ट्रायंगल मेथड बोल रहा हूं मैं, इसको लिख लो एक बार। ट्रायंगल मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले लिखो ट्रायंगल मेथड, ट्रिक लिख के लिख लो, ऐसा कोई मेथड होता नहीं है पर बना रखा है अपन ने इन सवालों के लिए। लिखिए ट्रायंगल मेथड, सबसे पहले VR बनाओ, पहली लाइन, सबसे पहले VR बनाओ, स्टेप 1। हाँ इसमें ट्रायंगल मेथड में पहली लाइन लिखो, सबसे पहले VR बनाओ। तो VR तो बना लोगे, या तो सीधी बनेगी या टेढ़ी बनेगी। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन VM बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन VM बनाओ। तीसरा रिमेनिंग ट्रायंगल की साइड को VRM बनाओ, रिमेनिंग ट्रायंगल की साइड को VRM बनाओ, रिमेनिंग ट्रायंगल की साइड को VRM बनाओ। ब्रैकेट में लिखना राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनना चाहिए हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बस अब देखो मेरी बात समझना, दो ही तो केस था, रेन इज वर्टिकल और रेन इज एट एंगल।
थीटा। अब देख दोनों को डायग्राम बनाते अपन, तो अपने आप डायग्राम बनते सब चीज आएगी। पहली बात तो बनने कैसे चाहिए दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। बारिश कैसे आ रही है, क्या लिखा पहला स्टेप, क्या बनाओ, वी आर। नाम तू एरो वेरो सब भूल जा, तो नाम लिख इसका क्या, वी आर। एरो गया बाहर में। दूसरा क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल में क्या बनाओ, वीएम। तो चाहे इधर बना चाहे इधर बना, कहीं बना ले। मेरा आई स्पेस कम लग रहा है तो यहां बना रहा हूं, क्या हो गया ये, वीएम। फिर क्या लिखा है, रिमेनिंग साइड यही बची राइट एंगल की। तो कोई बोले कि सर मैं तो कुछ और बनाऊंगा, तो मैंने बनाया, बनाने कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बच गया, अब ये एक ट्राइंगल है, इसका जो चाहे जो निकाल सकता है। बताइए इस ट्राइंगल में वीआरएम क्या बन गया, हाइपोटेनस। बोल वीआरएम क्या लिखता, वी आर का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे बोलो। और अगर मुझे कभी वर्टिकल का ये एंगल निकालना पड़ता तो tan थीटा क्या बनता, वीएम बाय वी आर। जरा देख यही आए थे आंसर। और देख इधर वाला, रेन इज एट, पहले क्या बनानी है, तो वी आर ऐसे बनाओगे। नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, कैसे बना ले, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। फिर अब वीएम तो आगे बनाएगा मान ले, तो ये राइट एंगल बन पाएगा क्या, बनाना है कैसा ट्राइंगल है, तो बनाकर देख क्या ये राइट एंगल है। इसका नाम वीएम कहां बना, पीछे। इसका नाम, और रिमेनिंग साइड ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड वी आर है। बता इसे वी आर एम क्या आएगा, अब हाइपोटेनस कौन बना है, वी आर, क्या आएगा, वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम का अंडर रूट। अरे यार, और अगर ये थीटा है तो बता इसमें साइन थीटा क्या आता, साइन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता कौन कौन से होते हैं, ये और ये। तो साइन क्या लिखोगे, वी एम बाय वी आर। देख उसमें क्या आए थे आंसर, यही आए थे। अरे कॉस को खोलेगा ना तो यही बन जाएगा। तो सवाल तो मैं सारे करा दूंगा, लेकिन समझ में आई बात। तो ट्राइंगल मेथड में भी दिमाग क्या लगाना है, क्या बनाना है हमेशा, राइट एंगल। पहले वाले का नाम वी आर, फिर और बचे हुए को वी आर है। पहला सवाल। अब तुम खुद पहचानना कौन सा केस है, भगवान की कसम है का डायग्राम देख के बनाया है तो हर क्वेश्चन में खुद को बनाना डायग्राम। लिखो, रेन इज फॉलिंग, पहला क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 37 डिग्री with vertical, 37 degree with vertical, full stop. A man walking on horizontal road with 4 meter per second, a man walking on horizontal road with 4 meter per second feels that raindrops are directly hit on his head, feels that raindrops are falling। कौन सा केस हुआ ये, वीआरएम कैसे एकदम सीधी, raindrops are falling at an angle, sorry, raindrops are falling directly on his head, directly on his head, directly on his head। Then find number 1, actual speed of raindrops,
एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, तो दोबारा डायग्राम बनाना है बस आपको राइट एंगल, एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। सेकंड, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू हिम, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू हिम, ट्रायंगल बनाओ और ट्रायंगल बना के सॉल्व कर दो। स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू हिम, ट्रायंगल बनाओ, कौन सा वाला बनेगा? सबसे पहले टेढ़ा बेढ़ा बना लो कुछ भी यार, ठीक है ना। ये वाला बनेगा वीएम और ये बनेगा वीआरएम, नाम लिखना आना चाहिए बस। ये एंगल वर्टिकल से 33 डिग्री, ये लो पता क्या है, वीएम पता कितनी 4। अब एक ट्रायंगल की एक साइड और एक एंगल पता हो, सब निकाल सकते हो। आ गया आंसर? वीआर कितना आया, कैसे निकालो बताओ? ये एंगल पता है और ये पता है, तो पहले क्या निकालना है? वीआरएम और वीआर, दो चीज तो पूछी है। क्या लगा दू? साइन लगा दू। साइन 37 क्या होगा? 4 अपॉन वीआर। अरे साइन 37 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 4, और बेस। गलती क्या होगी? नाम लिखने में, नाम से लिखने में बस ट्रायंगल के, फिर कोई गलत नहीं होगा। दूसरा 4 अपॉन वी आर की वैल्यू निकालनी है, और ये कितना हुआ? 3/5, तो वी आर की वैल्यू 20/3 आ रही है। ये तो वी आर आया है, और क्या निकालना है? वी आर एम। वी आर एम कैसे निकालू? टेन से निकाल दू। और टेन 37 कितना आएगा? वी आर एम कैसे निकालू? टेन 37 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होगा? 4 अपॉन वी आर एम। तो वी आर एम क्या आ जाएगा? 4 अपॉन टेन 3/4, कितना आ गया? 16/3। और पाइथागोरस से कर लो तो भी 16/3 ही आएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है। बोलिए, इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो कल कराऊंगा। और कल फिर क्या स्टार्ट करूंगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके 2 क्वेश्चन के बाद एनएलएम होगा। रिवर बोट छोड़ दिया है ना? हाँ, कल भी 7 बजे आना है। 7 बजे ही आना है अब। नहीं, 7 बजे। 7 बजे ठीक है, कोई नहीं भी आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे 7 जगह 5 दिन हुआ तो भी 35 मिनट में, वो 15 × 5 75 मिनट्स होगी, मतलब 1 घंटे, 1 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गया। अबे बेटा, ये तूने क्या ऑप्टिक्स का मॉड्यूल दिया है? होमवर्क। मोशन इन प्लेन में आ जाना, वो तो हो ही चुका है रिलेटिव। मोशन इन प्लेन के रिलेटिव के सवाल दे रहा हूं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 33 34, एक्सरसाइज नंबर 33 34 24 25 26, 24 25 26। एक्सरसाइज 2 पहला 9th, ये हो चुका है पूरा रिलेटिव। एक्सरसाइज 4 के तो मैंने कराई दी है ना? तो रिलेटिव में इसमें तो कोई सवाल ज्यादा है नहीं मॉड्यूल में तो। और इसमें आ जाओ, ये लो सीबी में, सीबी 4 नहीं, सीबी 3, सीबी 3 कंप्लीट। सीबी 3 के बाद जो करने वाला क्वेश्चन है वो सुनिए। एग्जाम्पल 15 16 14 13, ये एग्जाम्पल है बेहतरीन। 1-2 सवाल इसमें सीबी के हैं। 13 14 15 एग्जाम्पल, 16, फिर सीबी 3 में 1 2, सीबी 3 तो पूरा है।17 तक बस।
वो लीजिए ईएलपी। ईएलपी तो लाते ही नहीं, चलो ईएलपी एक साथ दे दूंगा, कल लाया है, बहुत बढ़िया। अरे जो कर रहा है वो तो ले लो होमवर्क यार, ये साथ साथ कर रहे हो तो कम से कम हो जाएगा। मैं बोल दूं ना कि यहाँ पे कर लेना, मुझे डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं होगा कुछ भी। मैं कम से कम टिक कराता हूं तो जो करने वाला है वो कर तो लेता है। हाँ जी, ईएलपी नंबर हम किस पे आ चुके थे, 13 तक कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। 14 में आ जाओ। 14 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, बस। केवल सवाल किसके बचे हैं, रिवर बोट के। रेनमैन के 2 सवाल तो मैं कराऊंगा एक्स्ट्रा कल। हाँ, कल एनएलएम शुरू करेंगे।